नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। कल बाजार बंद होने के बाद अहम खबरें कौन कौन सी आई, कौन कौन से नतीजे फोकस में रहेंगे आज, और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में एक्शन किस तरह से है, और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इन सब पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि शुरुआत हल्की कमजोर देखने को मिल रही है। एक्सचेंज निफ्टी आज भी लाल निशान में है, करीब 19 अंक नीचे, 17,700 के ऊपर हालांकि इस वक्त कारोबार दिख रहा है। बट हांगकांग के बाजार, निकाई के बाजार और चीन के बाजार भी देखेंगे तो यहाँ पर भी लाल निशान में ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। कॉस्पी के मार्केट को छोड़ दे जो कि हल्के हरे निशान में है, बाकी सभी इंडाइसेस में इस वक्त वीकनेस ही देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अन्य मार्केट्स की बात करें तो वहां पर भी काफी मिले जुले क्यूज मिल रहे हैं। और कल हमने देखा कि दिन भर अमेरिकी बाजार दायरे में ही कारोबार कर रहा था। हालांकि क्लोजिंग जो है वो हल्की नेगेटिव हुई थी, बट दिन के निचले स्तरों से एक अच्छा सुधार हमने देखा अमेरिकी बाजारों में। और कल भी दिन भर जो नतीजों का असर था वो बना हुआ था मार्केट्स पर। हमने देखा कि कल काफी सारे नंबर्स आए, एक एक करके आपको लिस्ट बता देते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपने नतीजे घोषित किए जिसमें कि काफी मिले जुले नतीजे थे, हालांकि अनुमान से कमजोर नंबर्स आए हैं और वहां पर हमने देखा कि 1% की गिरावट देखने को मिली है। बैंक ऑफ अमेरिका के अनुमान से अच्छे नतीजे थे। एनआईआई में वहां पर 25% की बढ़त देखने को मिली, तो काफी अच्छे नंबर्स थे बैंक ऑफ अमेरिका के। जॉनसन एंड जॉनसन के अच्छे नंबर थे। नेटफ्लिक्स के नंबर्स मिले जुले थे। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स में एक जो प्रेशर का कारण था वो ये था कि पासवर्ड शेयरिंग क्रैकडाउन वो इस तिमाही वो रोल आउट करने वाले थे, थोड़े नियमों को और स्ट्रिक्ट करने वाले थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे और दूसरी तिमाही से ये जो नए नियम हैं ये लागू किए जाएंगे। और उसकी वजह से भी हमने देखा कि नेटफ्लिक्स के स्टॉक में कुछ दबाव वहां पर देखने को मिला। नतीजे भी मिले जुले ही देखने को मिले थे। नेटफ्लिक्स का ये भी कहना था कि जहां जहां पर उन्होंने ये इंप्लीमेंट किया वहां पर सब्सक्राइबर ग्रोथ में थोड़ी धीमापन देखने को मिला, जिस कारण अभी वो फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब वो ये लागू करेंगे तो उसका फायदा नेटफ्लिक्स को मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाजार को फिलहाल पसंद नहीं आया और नेटफ्लिक्स के स्टॉक में भी हमने देखा गिरावट थी। इसके अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस के नतीजे मिले जुले आए, वेस्टर्न एयरलाइंस के नतीजे अच्छे रहे हैं। तो रीजनल बैंकों के जो नतीजे आ रहे हैं वहां पर बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो दिक्कतें चल रही थी, लेकिन हम एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलीफ देने का काम कर रहे हैं बाजार को, और स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं बैंकों की तरफ से। इसके अलावा गूगल में हमने देखा लगातार दूसरे दिन गिरावट थी सैमसंग की खबर के बाद। वहां पर मार्च हाउसिंग के आंकड़े भी आए हैं, अगर मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो 0.8% की गिरावट दर्ज हुई है। और बिल्डिंग परमिट्स के जो डेटा है वहां पर 8.8% की गिरावट दर्ज हुई है, 4.9% का हमारा अनुमान था। हालांकि कुछ स्पेसेस में एक रिकवरी आई है, बट ओवरऑल देखेंगे तो वहां पर जो हाउसिंग आंकड़े हैं वो कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आज मॉर्गन स्टैनली और टेस्ला के भी नतीजे आएंगे तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो कुल मिला के बात करें तो इस वक्त पूरी तरह से नतीजों का ही असर देखने को मिल रहा है अमेरिकी बाजारों में। यूरोप के बाजार कल मजबूती के साथ बंद हुए। यूके में आज जॉब मार्केट के आंकड़े भी यूके में कल जॉब मार्केट के आंकड़े जारी हुए, जिसमें कि बेरोजगारी बढ़ते हुए दिखाई दी। यूके वेजेस में 5.9% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। और इसके अलावा यूके में आज महंगाई के आंकड़े भी आएंगे और यूरोजोन में पीएमआई के भी आंकड़े आएंगे, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो फिलहाल यूरोप के बाजारों से मजबूती के ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। अन्य स्पेसेस की बात करें बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में, तो बॉन्ड यील्ड 3.5% के पास अभी भी बरकरार है। डॉलर इंडेक्स में हमने हल्की नरमी देखी, जिसके कारण हमने देखा कि कच्चे सोने में जो एक गिरावट आई थी, अब वहां निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। अब इस वक्त भी $2015 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। वहीं कच्चे तेल में भी जो गिरावट थी वो थमी है कहीं ना कहीं, और चीन के मजबूत इकोनॉमिक डेटा जब आए उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल को निचले स्तरों से एक सपोर्ट मिला। तो ओवरऑल कुल मिला के बात करें तो इस वक्त विदेशी बाजारों से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी मिले जुले हैं, नजर नतीजों पर ही बनी हुई है। और फिलहाल बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट सब स्टेबल ही कारोबार कर रहे हैं मई फेड पॉलिसी के पहले। तो ये थे संकेत। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेंगे। उसके बाद हम मार्केट एक्सपर्ट से समझेंगे कि आज क्या करें, क्योंकि
हाँ, वीकली एक्सपायरी भी है कल, और उसके पहले आज बाजार में किस तरह से कारोबार करना चाहिए, क्या लेवल्स वो वॉच करेंगे, ये हम आगे समझेंगे। एफआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में ये लगातार दूसरे दिन बिकवाली का आंकड़ा है। 810 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस करके गए। क्या इसके अलावा घरेलू निवेशकों ने 401 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का ही आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 4740 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर खरीदारी एफआईआईस करके गए हैं। तो यहाँ पर भी नंबर्स जो हैं वो ठीक ही नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बाजार पर रणनीति भी समझ लेते हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया। सौरभ, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। निफ्टी बैंक, पहले निफ्टी की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि पिछले 2 हफ्तों से मार्केट में लोअर लेवल से कंटिन्यूसली एक अच्छी तेजी देखने मिली है, और जनरली इतने बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट एक साइडवेज हो जाता है, एक ब्रेक लेता है, कंसोलिडेट होता है। तो मेरा मानना है यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फॉर फ्रेश लॉन्ग्स। ओवरऑल ट्रेंड हालांकि अभी भी पॉजिटिव है, पर निफ्टी में आई थिंक जो मेरा कंफर्ट जोन आएगा 17,500 के आसपास अगर कोई गिरावट मिलती है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति होगी। बैंक निफ्टी भी ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो 2000 पॉइंट की तेजी आई है पिछले 10 दिनों में, और जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 41,500 के आसपास आ रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पर जो फ्रेश लॉन्ग्स के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो दोनों इंडाइसेस पर आई थिंक एक थोड़ा कंसोलिडेशन और लोअर लेवल्स पे अगर आते हैं 41,500 के आसपास बैंक निफ्टी और निफ्टी 17,500, तो आई थिंक एक फ्रेश लॉन्ग बनाने की सलाह होगी। तो जो मेजर ट्रेड्स आई थिंक इंडेक्स के बाहर रहेगी। इंडेक्स स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि मार्केट 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक थोड़ा साइडवेज रहेगा एंड देन वापस मोमेंटम पकड़ेगा। बिल्कुल, तो साइडवेज रह सकता है मार्केट। इंडेक्स में ज्यादा कुछ बड़ी पोजीशन लेकर ना चलें। लॉन्ग पोजीशन तो फिलहाल अभी नहीं लेने की राय दी जा रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो एक साइडवेज मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं? पूजा, मैं दोनों लॉन्ग प्लस शॉर्ट मेंटेन करना चाहूंगा। लॉन्ग साइड पे मेरा पहला पिक रहेगा जाइडस लाइफ। जाइडस की स्टॉक की बात करें तो कल के सेशन में स्टॉक ने एक फ्रेश न्यू 52 वीक हाइट किया है। मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। डेली चार्ट पर जो कैंडल बनी है काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो जिस तरीके से इस स्टॉक में मोमेंटम में लग रहा है कि और बड़े लेवल्स नियर टर्म में देखे जा सकते हैं, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 510 का, और ऑन द अपसाइड 530 की तेजी जाइडस लाइफ में नियर टर्म में देखी जा सकती है। और ऑन द अदर एंड शॉर्ट ट्रेड लेना चाहूंगा टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर के स्टॉक की बात करें तो कल के सेशन में स्टॉक ने एक हेवी वॉल्यूम से एक डाउनफॉल देखने मिला। बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी ऑन द डेली चार्ट। तो ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म वीकनेस रह सकती है और लोअर लेवल्स तक एक देखने मिल सकता है। तो टाटा कंज्यूमर में करंट लेवल्स पे एक सेल का कॉल होगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 720 का, और ऑन द डाउन साइड जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 680 तक की गिरावट इस स्टॉक में नियर टर्म में देखी जा सकती है। ठीक है सौरभ, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड की रणनीति आपको दी जा रही है। टाटा कंज्यूमर, कल हमने बिकवाली का प्रेशर देखा था इस स्टॉक में। आज 680 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। और इसके अलावा जाइडस लाइफ आज खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने कल फार्मा स्टॉक्स में देखा भी था, काफ़ी अच्छा रुझान यहाँ पर था। जाइडस लाइफ में आप अभी भी खरीदारी के लिए ट्रेड ले सकते हैं। कल 2% से ज़्यादा की मजबूती भी थी। आज भी 530 के लेवल्स जाइडस लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। चलिए, ये तो बात हुई मार्केट पर और रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमने समझा। लेकिन इसके अलावा कल बाजार बंद होने के बाद अहम नतीजे और खबरें कौन कौन सी आई हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले तो नतीजे कैसे आए और उसके बाद खबरों वाले शेयर्स भी बताइए, और आज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या होंगे ये भी आप शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। और कल मार्केट आवर्स के बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के नतीजे आए। देखा जाए तो ओवरऑल नतीजे मिक्स्ड रहेंगे, क्योंकि कोर अर्निंग्स में जो है थोड़े से अनुमान से कम नंबर्स देखने मिले, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यूज़ देखे और उनके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो होते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी की, उनकी जो अपडेट्स आए वो ओवरऑल इन लाइन रही हैं। नेट प्रीमियम रिटर्न 2% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो पैट है यहाँ पे 40% का इजाफा आया है। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा कॉफ़ी। अब यहाँ पे जो है
अब मिले जुले नतीजे देखने मिले, लेकिन प्रोडक्ट रियलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई तो उसके कारण रेवेन्यू में 10% का जो है उछाल देखने मिला है। और ऑफकोर्स चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स हुई है और भारत और वियतनाम के जो मार्केट्स हैं वहाँ पे भी एक अच्छे परफॉर्मेंस देखने मिली है। पैट जो था लगभग 9% का इंक्रीज आया है। हालांकि जो कामकाजी मुनाफे हैं वहाँ पे जो है अभी भी थोड़ी प्रेशर देखने मिली है। एबिडा मार्जिन 240 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक गिरावट देखने मिला। तो ये ओवरऑल कह सकते हैं मिक्स सेट ऑफ अर्निंग्स आपके बोथ टाटा कॉफी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से देखने मिले हैं। लेकिन कुछ अहम ट्रिगर्स हैं आज जिस पे फोकस रखेंगे। चौथे तिमाही के नतीजे में 3 कंपनीज आज आ रहे हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मास्टेक और टाटा कम्युनिकेशंस। और कल जो था सेलिंग प्रेशर भी देखने मिल रहा था अहेड ऑफ अर्निंग्स। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में जो है थोड़ी सी दबाव पड़ सकती है अर्निंग्स में, स्पेशली टाटा कम्युनिकेशंस को लेके। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में भी जो है कम नंबर्स देखने मिल सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम्स जो ट्रेडिंग के हैं वो अब कम हो चुके हैं, एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में जो देखने मिला था 2023 का। बीएमएल के लैंड एसेट्स जो है अब लिस्ट होने वाले हैं और ये स्क्रिप्ट जो है आपकी T22 सेगमेंट में आने वाला है, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में। अब याद रखिए जो लैंड एसेट्स है, जब जिस दिन डीमर्जर कंप्लीट हुआ था सितंबर के महीने में, तो इसका वैल्यू लगभग 362 रुपीज़ पर शेयर था। और अब जो है एंटीक ब्रोकिंग हाउस ने जो वैल्यू की है उस एसेट्स को लगभग 624 रुपये प्रति शेयर पे है। तो इसको आप ज़रूर फोकस में रखिएगा। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स पे फोकस रखते हैं। ऑफकोर्स फार्मा स्पेस पे 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। पिरामल फार्मा स्टॉक में मैसिव बीटिंग आया जब से डीमर्जर हुआ है पिरामल एंटरप्राइज से, लेकिन अभी एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आई है कि यूएस एफडीए की इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई है और जो ईआईआर रिपोर्ट होती है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वो यूएसए फैसिलिटी के लिए जारी की गई है, लेकिन एक भी ऑब्जर्वेशंस नोटिस नहीं किया गया है। तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। जाइडस लाइफ साइंस में भी जो है यूएस एफडीए की फाइनल अप्रूवल आ गई है बोन ट्रीटमेंट के ड्रग को लेके, तो इस पर भी आप ज़रूर फोकस रखिएगा। लेकिन डील स्पेसिफिक भी जो है इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देखने मिल रही है। कल जो था सूला वाइनयार्ड्स हाल ही में लिस्टेड थी दिसंबर के महीने में, उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुई है। यहाँ पे एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल ने जो है अपनी स्टेक बढ़ा दी है 1.9% से 2.38% कर लिए हैं। कल ही लिस्ट हुई थी एवलॉन टेक्नोलॉजीज और लिस्टिंग के बाद एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुआ है जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने लगभग 8 लाख शेयर्स की जो है खरीदारी की है। बैंक की कैपिटल रेजिंग प्रोग्राम्स जो हो रही है वित्त साल 2024 के लिए उस पर भी फोकस करते हैं। यहाँ पे एसबीआई $2 बिलियन फॉरेन करेंसी से उठाएगी और दूसरी जगह अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 6,500 करोड़ उनका भी कैपिटल रेजिंग प्रोग्राम रहेगा। ऑफकोर्स इक्विटी और डेट दोनों कंपोनेंट्स इसमें शामिल होंगे। सोम डिस्टरीज ये भी फोकस में रहने वाले हैं और यहाँ पे कंपनी की जो एक्सपैंडेड कैपेसिटी है कर्नाटक की, अब वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। अब याद रखिए समर सीजन भी आ रहा है और बियर की जो प्रोडक्शन होती है और कंजम्पशन होती है वो पीक लेवल्स पे होती है, तो इस टाइप से एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। पिडलाइट इंडस्ट्रीज एग्रीमेंट की है यूएस बेस्ड कंपनी बेसिक एडेसिव्स के साथ, जहाँ पे एसेट्स टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफर करने वाली है। लेकिन अब जो है मैनेजमेंट चेंजेस भी देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस ने रीअपॉइंट कर दिया है अभ्युदय जिंदल को जो एमडी रहने वाले अगले 5 साल में। बजाज हेल्थ केयर में सज्जन कुमार बजाज को जो है चेयरमैन और एमडी के जरिए रीअपॉइंट किया गया है। और इक्लक्स में भी जो है कपिल जैन को जो है सीईओ बनाया गया यूके आर्म का, और इनका लगभग 2 दशक का एक्सपीरियंस इन्फोसिस में है बीपीएम सेगमेंट में। और आखिरी स्टॉक रहेगा फोकस में रतन इंडिया एंटरप्राइजेज। यहाँ पे उन्होंने जो है D2C फैशन ब्रांड्स जो है बिजनेस उसको स्टार्ट किया है न्यू ब्रांड्स के साथ। लेकिन एक चीज़ और डेवलपमेंट आई है कल, यहाँ पे टाटा पावर फोकस में रहेगा। यहाँ पे सीआरसी ने जो है डायरेक्ट किया जो उनकी मुंद्रा प्लांट है कि वो जनरेट करे पावर प्रोविजंस सेक्शन 11 के दम पे। पहले क्या होता था कि जो मुंद्रा यूनिट थी पावर की वो टेम्परली शट थी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स को लेके। तो एक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ जो है आपको टाटा पावर को देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो सेंटिमेंट के लिहाज से एक पॉजिटिव खबर है टाटा पावर के लिए। और इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें आई हैं आज, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। और कुछ अहम नतीजे भी आए हैं जिस पर कि आज हम रिएक्शन देख सकते हैं। शरद, थैंक यू सो मच ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहाँ है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए।
सबसे पहले नतीजों के दम पर जो रिपोर्ट्स आई है उसकी बातचीत कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, जिस पर कुछ रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली, जिन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 1400 रुपीज़ पर शेयर का। उनका मानना है कि नेट प्रॉफिट का फिगर उनके अनुमान से अच्छा था। अंडरराइटिंग लॉस लोअर साइड पे था इस क्वार्टर में और इन्वेस्टमेंट इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके चलते नेट प्रॉफिट का फिगर उनके अनुमान से बेहतर आया इस क्वार्टर में। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि कुछ कॉस्ट प्रेशर्स हो सकते हैं कमिंग क्वार्टर्स में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कंबाइंड रेशियो की अपनी गाइडेंस जो 102% के आसपास दी थी FY25 के लिए, वो गाइडेंस मेंटेन की है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर, जहां उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस कट कर दिया है। पहले जो टारगेट प्राइस 1250 रुपीज़ प्रति शेयर था, वो अब 1160 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान के बराबर आए हैं। मैनेजमेंट गाइडेंस मीट कर पाएगी, लेकिन जो पॉजिटिव्स थे वो अभी सभी प्राइस्ड इन है और इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस घटा दिया है। इसके अलावा टीटागढ़ वैगन्स पर भी बीएनके सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस दिया है 404 रुपीज़ प्रति शेयर का। उन्होंने कहा है कि फ्रेट वैगन सेगमेंट में विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और उनका मानना है कि सेल्स और अर्निंग्स करीब 41 से 45% के CAGR पर ग्रो कर सकते हैं FY22 से 25 के पीरियड में, और उसी के चलते उन्होंने इनिशिएट कर रही है कवरेज और खरीदारी की राय दी है। इसके अलावा IGL या इंद्रप्रस्था गैस पर भी रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, जहां उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। जो पहले 507 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट था, वो अब बढ़ाकर 540 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि CAGR बेसिस पर देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ 16.5% पे आ सकता है अगले 2 साल के लिए, और इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दी है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं, जहां मक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 650 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि कल न्यू दिल्ली से रिपोर्ट आई थी, जहां परनॉट जो यूनाइटेड स्पिरिट्स का कंपटीशन है, उनको अब लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा, जिसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए आइडियली एक पॉजिटिव है। लेकिन मक्वेरी का मानना है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को बेनिफिट जो फ्लो होगा उसको कुछ समय लगेगा, और उसी के लिए अभी के लिए उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 650 रुपीज़ प्रति शेयर का दिया है। ओके, थैंक यू आशीषा। तो आज रिपोर्ट्स भी काफ़ी ढेर सारी थी, जस्ट डायल पर, टीटागढ़ वैगन पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स आई है उसके चलते आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और IGL जैसे स्टॉक्स पर भी आप नज़र रखें। तो रिपोर्ट्स भी काफ़ी सारे हैं और इसका भी रिएक्शन आज हम इन कंपनियों पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, और कल हमने देखा था कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में शानदार तेज़ी पिछले काफ़ी समय से बनी हुई है। कल भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। वजह थी कि एक के बाद एक जो स्ट्रॉन्ग अपडेट्स आए हैं कंपनी की तरफ से, और क्या वजह है, क्या ट्रिगर्स हैं आने वाले समय में कंपनियों के लिए, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट सेक्टर फोकस में है, आज का टॉप सेक्टोरल गेनर है। और आइए देखते हैं कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो रियल एस्टेट के फेवर में आ रहे हैं। सबसे पहले उनके जो सेल्स का अपडेट आया था Q4 और FY23 में, उसमें हमने देखा है कि सारे ही रियल एस्टेट प्लेयर्स ने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर सेल रिपोर्ट किए हैं FY23 में। इनफैक्ट अगर हम उनकी सेल्स गाइडेंस को देखें तो मैक्रोटेक और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने अपनी फुल ईयर गाइडेंस को मीट तो किया, मगर उनके पार चले गए हैं। इसके अलावा इन्वेस्टेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओबेरॉय रियल्टी अपने फुल ईयर गाइडेंस अचीव करेंगे, मगर सनटेक से एक मिस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर हम रियल एस्टेट के सब सेगमेंट्स पर अगर फोकस करते हैं तो जनरली अगर हम देख रहे हैं कि हायर इंटरेस्ट रेट्स के चलते अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट उनका जो सेल्स शेयर है वो 42% से गिरकर 31% पर आ गया है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें तो अपर और मिडिल हाउसिंग सेगमेंट में जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। यहाँ पर जो उनका परसेंटेज ऑफ सेल शेयर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इन दोनों सेगमेंट में। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रियल एस्टेट ट्रेंड्स हैं जो पैन आउट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है, और इनफैक्ट जो उनके पास ओल्ड इन्वेंट्री है सारे डेवलपर्स के पास, वो सारी घटती हुई नज़र आ रही है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि प्राइस इंक्रीजेस भी हो रहे हैं सारे मेजर मार्केट्स में। और इनफैक्ट अगर हम ये क्वार्टर को कंसिडर करें, जैन से मार्च वाला क्वार्टर, वो 5th कंसेक्यूटिव
क्वार्टर है जहां पर हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है प्राइसेस में। रेजिडेंशियल लॉन्चेस की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है, 1.5 टाइम्स है प्री कोविड एवरेजेस के मुकाबले। क्वार्टरली सेल्स हालांकि फ्लैट रहे हैं सारी ही मेजर मार्केट्स में, मगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बनता है कि सेल्स में डिक्लाइन नहीं आया है हायर इंटरेस्ट रेट्स के बावजूद एक्सेप्ट एनसीआर रीजन। तो ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में, और उसी के चलते निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में हमने देखा है करीब 9% से अधिक की बढ़त हमने देखी है। और इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ खासकर ये दोनों काउंटर्स निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो रिकॉर्ड लेवल्स आ रहे हैं इस वक्त रियल्टी इंडेक्स में, और हमने देखा कि इनके प्री सेल्स फिगर और सेल्स बिक्री के भी जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी शानदार है, जिसकी वजह से लगातार एक तेज़ी बनी हुई है इन स्टॉक्स में। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ET Now स्वदेश को। क्या करें आज कमोडिटी मार्केट में, शुरुआत सोने चांदी से करें, क्या लेवल्स वॉच कर रहे हैं आप वहां पर? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था। हमने सोने में एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो एक बड़े दायरे में ट्रेड कर रहा है। कल दिन के सेशन में तेजी जरूर थी, बट इवनिंग सेशन में हमने एक फॉल आते हुए देखा था, बट रिकवर भी करता हुआ दिखाई दिया। तो आई थिंक जो पिछले हफ्ता मोमेंटम था उस चीज को कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं 60,000 के ऊपर अभी भी गोल्ड टिका हुआ है, और डॉलर इंडेक्स में जो वापस गिरावट बढ़ी है, जिसके चलते आज के सेशन में सोने को बाय करके चलना चाहिए। लिमिटेड अपसाइड है और लिमिटेड डाउनसाइड है। 60,200 पे लेके चलिए, 60,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 60,650 तक का टारगेट मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी काफी स्टेबल है। इंटरनेशनल 25 जो अभी भी ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव जरूर दिखा रहा है, बट हम देख पा रहे हैं कि बार बार में प्राइजेस 75,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही। तो एक दायरा बना हुआ रहेगा, 75,000 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए। 75,900 तक का एक जंप मिल सकता है। कोई बड़ी पोजीशन ना बनाइए, बिकॉज ऑलरेडी जो बड़े इवेंट्स थे वो हो चुके हैं, सामने एक्सपायरी भी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आगे जाकर हो सकती है। तो इंटरडे के लिहाज से सोने चांदी में एक टेम्पररी बाइंग करके चलना चाहिए। ठीक है, तो सोने चांदी में यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और कच्चे तेल में क्या करें अजय? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो गिरावट थी वो थमती हुए नजर आ रही है। क्या यहाँ से खरीदारी का ही ट्रेड देख रहे हैं आप क्रूड में? बिल्कुल। अगर पूरे एनर्जी पैक की बात करें, चाहे हम कच्चे तेल की या नेचुरल गैस की बात करें, दोनों में ही मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। कल के सेशन में हमने देखा कि इनिशियल गिरावट के बाद कच्चे तेल में एक रिकवरी जरूर बनी है, क्योंकि चाइना से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट जरूर दे रहा है। बट अभी भी कंसर्न्स है डिमांड को लेकर, और साथ में हमने देखा जो ओपेक का अपडेट आया था उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिला था, बट अपसाइड कैप नहीं कर पा रहा। उसी चीज को देखते हुए आज कच्चे तेल में रिकवरी करके चलना चाहिए। 6720 के एक बाउंस पे बेच के चलिए, 6550 का टारगेट रहेगा। वहीं नेचुरल गैस की भी अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में पिछले 2-3 सेशन के अंदर एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी है। लगभग हम 160 से लेकर 195 रुपए की तेजी पिछले 2 सेशन में ही हमने बनते हुए देखी है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि वेदर कंडीशन और इन्वेंट्रीज की जो कंसर्न्स है उसको देखते हुए नेचुरल गैस में एक सपोर्ट आज भी बनता हुआ दिखाई देगा। 190 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए। 198 से 205 तक का एक जंप देखने मिल सकता है। टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड कमोडिटी थी, जिसके चलते पिछले 2 दिन में शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है। नेचुरल गैस में भी एनालिस्ट की काफ़ी समय से नज़र है और खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। और अजय, इसके अलावा लास्टली बेस मेटल्स में आप कहाँ मौके देख रहे हैं? बेस मेटल में हमने लास्ट वीक एक अच्छा खासा रैली अप देखा, लेकिन चाइना से जो नंबर्स आए वो ज्यादा ऐसे सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, जिसकी वजह से प्राइजेस एक दायरे में अटक चुका है। तो अनलेस एंड अनटिल कॉपर खास करके 790 का लेवल जब तक रीच नहीं करता, हाई पॉसिबिलिटी के हम 770 से 790 के बीच में ही ट्रेड करेंगे। कल लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने मिली है, बट आई थिंक 785 इज गुड टू सेल। 790 का स्टॉप लॉस रखिए। 780 से 776 के टारगेट फिर से देखने मिल जाएंगे। एक दायरा है जो हफ्ते में मेंटेन रहेगा। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो ये थी कमोडिटी मार्केट में रणनीति, हमने एक एक करके आपके सामने रखी। अब क्विकली आपको बता देते हैं कि आज ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं इक्विटी मार्केट में। और 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है पीडीलाइट,
खरीदारी करिए। यहाँ पर 2485 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस 2400 का लगाइए। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी इनको अच्छा लग रहा है, 1385 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 1300 का। एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें भी दोनों ही कॉल में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। पहला है अपोलो टायर, 344 का देख रहे हैं लक्ष्य, और दूसरा है एशियन पेंट्स, यहाँ पर भी 2930 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 2804 का। अपोलो टायर पर आज काफ़ी सारे नज़र है एनालिस्ट की। रेलिगिया एंटरप्राइजेज ने भी अपोलो टायर में ही खरीदारी की राय दी है, 348 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 324 का। और बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी का व्यू है इनका, 187 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 173 का। और आखिर में निर्मल बैंक, टेक्समैको रेल 50 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और JSW में भी खरीदारी का ही व्यू है 106 के टारगेट के लिए। तो ये सब तमाम ट्रेडिंग कॉल्स आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, सभी में खरीदारी करने की राय। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।